नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे आने वाले कृषि बजट को लेकर। क्या कुछ इस बजट को लेकर किसानों की उम्मीदें हैं, और वो तमाम लोग इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं जो कृषि से किसी न किसी जरिए से जुड़े हुए हैं। वो चाहे आज के आधुनिक किसान हों, वो चाहे किसान फील्ड के एक्सपर्ट हों, या वो छात्र जो कृषि अनुसंधान में इस समय स्टडी कर रहे हैं। उन सभी से इस कृषि बजट को लेकर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर एएस बालोदा, आप निदेशक हैं राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा। और फिर हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर केसी गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोनॉमी। आपका भी स्वागत है सर। और तीसरे मेहमान हैं हमारे डॉक्टर प्रदीप सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट डिजीज, हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। और चौथे मेहमान हैं हमारे महावीर शास्त्री, आधुनिक किसान, जिन्होंने जल को लेकर बहुत काम किया है और साथ ही साथ ऐसे किसानों को भी एजुकेट किया है जो जल की कमी से जूझ रहे हैं। सबसे पहले मेरा सवाल होगा डॉक्टर एएस बालोदा साहब आपसे। निदेशक हैं आप राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान के, और ये जो कृषि बजट आने वाला है, जाहिर सी बात है कि आम बजट के अलावा कृषि बजट को रखा गया है। कितना महत्वपूर्ण होगा ये किसानों के लिए, और किस तरह की उम्मीदें हैं आपको इस कृषि बजट से? बिल्कुल, अगर सरकार की मंशा है कि वो कृषि का बजट अलग से पेश कर रही है, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर कट है कि सरकार की मंशा है कि राजस्थान के जितने भी किसान हैं उनके लिए सरकार अलग से क्या पैकेज दे सकती है। जो योजनाएं चल रही हैं सरकार की, उनमें क्या बेहतर तरीके से वो दूसरी योजनाओं का समावेश कर सकती हैं, और जो योजनाएं जिन जिन जोन्स में कम हैं उनको कैसे बढ़ा सकती है, और किन किन परियोजनाओं पे कुछ एक्सपेंडिचर अगर अलग से करना है। तो सरकार की ये अच्छी मंशा है कि वो अपने कृषि के बजट में जो भी कमियां हमारे स्टेट में हैं उन कमियों को दुरुस्त करेगी। जैसे एजुकेशन में भी उनको जोर देना है कि स्टेट एग्रीकल्चर में अशोक जी गहलोत साहब जब से सीएम बने हैं उन्होंने बहुत सारी एग्रीकल्चर कॉलेजेस की घोषणा की है। उन कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनने हैं, वहाँ स्टाफ की पोस्टिंग्स होनी है, और जो एग्रीकल्चर के बच्चे निकल के आएंगे वो कहाँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करते हैं, वो शिक्षा को इस तरह से मोटिवेट करना है हमें कि हमारे जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस से निकल के आते हैं वो कैसे एंटरप्रेन्योरशिप में अपने आप में डेवलप करते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं गहलोत साहब। डॉक्टर प्रदीप सिंह शेखावत, आप असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट डिजीज। सर, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है प्लांट डिजीज, जिससे लगभग हर वो किसान जूझ रहा है जो बहुत ज़्यादा परंपरागत तरीकों के ऊपर निर्भर करता है। आधुनिकता या आधुनिक टेक्नोलॉजी जिसको कहा जाए उससे बहुत ज़्यादा वाकिफ है नहीं। तो इस बजट में प्लांट डिजीज को लेकर आपको कोई स्कोप नज़र आ रहा है? निश्चित रूप से जब कृषि का अलग से बजट आ रहा है तो उसमें बहुत सारी जो योजनाएं हैं उनका विस्तार होगा। आपने पूछा प्लांट प्रोटेक्शन में, जहां पौध संरक्षण की बात है, किसानों को पौध संरक्षण में जो नए बजट के अंदर यदि प्रावधान रहेगा तो उनको बहुत सारी आधुनिक सुविधाएं, जैसे जो खेती में जो पेस्टिसाइड, जो हम रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, उनका कैसे न्यायोचित तरीके से इस्तेमाल हो, कैसे बीज उपचार करने के लिए उनके पास में जो उपकरण है वो अभी तक गांव में, ढानी में वो उस प्रकार के उपकरण नहीं है, और परंपरागत तरीके से ही किसान लोग बीज उपचार करने के जो उपाय है वो अपनाते हैं जी। तो उनके स्वास्थ्य को नज़र रखते हुए और बहुत ही समुचित तरीके से वो कैसे इस प्रकार के चीज़ों को अपनाएं, उसके लिए उनको जो औजार है, जो यंत्र है वो उनको उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा अभी जो आधुनिक तकनीकी में जैसे ड्रोन की सुविधा के हिसाब से, वो चाहे वो टिड्डी का नियंत्रण हो, चाहे कीट एवं व्याधियों का नियंत्रण हो, उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं जी। हमारे साथ में डॉक्टर केसी गुप्ता जी भी हैं। डॉक्टर केसी गुप्ता, कृषि बजट आ रहा है और जैसा कि बालोदा साहब ने भी कहा कि अलग से अगर प्रावधान किया गया तो किसानों के लिए काफ़ी जो है वो दूरदर्शी बजट जो है वो साबित होगा। वो कौन सी उम्मीदें हैं जो आम बजट से अलग आने वाले इस बजट को लेकर आप देखते हैं? निश्चय ही यह एक राज्य सरकार का सकारात्मक कदम है कि एक कृषि के लिए अलग से बजट देना। तो मैं इसके लिए माननीय गहलोत साहब की बोरी बोरी प्रशंसा करता हूं और उनके प्रयासों का आभार व्यक्त करता हूं। निश्चय इस बजट में ऐसी अपेक्षा है राज्य सरकार से
कि वो किसानों को जल बचत अपनाने हेतु प्रेरित करें और किसानों को सब्सिडी जो अनुदान हम दे रहे हैं वो ऐसा योजनाओं से जोड़े जो किसान ये जल बचत योजनाओं को अपनाए, चाहे वो फार्म पॉन्ड हो, चाहे वो ड्रिप आधुनिक सिंचाई के संयंत्र हो, चाहे वो ड्रिप सिंचाई हो, स्प्रिंकलर सिंचाई हो, इन पर किसानों को ज़्यादा अनुदान मिले, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा राज्य के किसान ऐसे जो नवीन सिंचाई के तरीके हैं इनको अपनाने को प्रेरित होगा। तो निश्चय ही जो राज्य में जल की कमी है उस पर एक लगाम लगाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा सरकार कर पाएगी। साथ ही साथ मैं समझता हूं कि किसान भी जब ये नवीन जल योजनाओं को अपनाएंगे तो वो अपना भरपूर उत्पादन ले पाएंगे। जी, महावीर शास्त्री साहब हमारे साथ आधुनिक किसान हैं और जल को लेकर इन्होंने बहुत काम किया है। महावीर जी, बजट की बात तो हम करेंगे ही, साथ ही साथ जल इसलिए महत्वपूर्ण है कि राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो कहीं पर नदियां हैं, पहाड़ है, रेगिस्तान है, तो भौगोलिक स्थिति जो है वो जल को लेकर किसानों के लिए समान नहीं है। अब ऐसे में एक पूरा का पूरा बेल्ट ऐसा आता है जिसको थार बेल्ट कह लिया जाए, पानी की बड़ी समस्या है, वहाँ पर अलग अलग तरीके से जो है किसान पानी का संचय करते हैं और खेती कर रहे हैं। अगर वहाँ के किसान पानी को लेकर कुछ इस तरीके की तकनीक को अपनाया जाए जिससे वो दूसरे किसानों के बराबर आ जाए या फिर अरावली बेल्ट के किसानों के समकक्ष खड़े हो जाए। महावीर जी, न्यूज़ 18 ने पहले भी 2-3 इस तरह के कार्यक्रम किए जिसमें मैं शामिलियत करते ही रहते हैं, लेकिन 3-4 कार्यक्रमों में शामिल हुआ जी। और ये जल वाला विषय इन्होंने इतना व्यापक और जन जागरण के दृष्टि से दूर दूर तक पहुंचा दिया। जब गांव में जाता हूं तो इसकी चर्चा होती है कि जल के बिना जीवन कैसे संभव होगा। तो आप जो भी उपाय सुझाव देते हैं उसका गहराई से किसान चिंतन और मनन करने लगा है। जी, बात भौगोलिक स्थिति की आई तो सबसे पहले अधिकांश क्षेत्र राजस्थान रेगिस्तान के लिए जाना जाता है जी, जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर का कुछ हिस्सा जो बीकानेर से लगा हुआ है और बीकानेर का आधा हिस्सा जो राजस्थान नहर से अछूता है और नागौर का हिस्सा, उनमें पीने के पानी की निरंतर साल भर समस्या रहती है। यानी अगर बरसात के समय 2-3 महीने का छोड़ो तो बाकी पशुधन और अन्य कामों के लिए पानी का गंभीर संकट रहता है। खेती के मामले में तो एक ही खेती कर पाते हैं, वो वर्षा आधारित है, मूंग, मोट, गंवार, बाजरा, दूसरी फसल का तो वहाँ प्रावधान ही नहीं है। अब खेती की बात छोड़ करके संकट आ गया जल पे। जिस साल कम जल होता है वहाँ पेयजल साल भर कहाँ से उपलब्ध हो, ये रेगिस्तान की गंभीर समस्या है। पहले भी आपने जल संरक्षण के बारे में 2-3 कार्यक्रम किए और आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि सरकार की 2 महत्वपूर्ण योजनाएं, एक जल जीवन मिशन और दूसरा जल संरक्षण योजनाएं, दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इनके लागू करने में कुछ व्यवहारिक पहलू ऐसे हैं जिनका मॉनिटरिंग के अभाव में किसानों को उस बजट का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। संभव है सरकार तक वो सब चीज़ें नहीं आ पाती हों, इसलिए किसानों की तरफ से या ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ ये समस्याएं हैं उन समस्याओं का अध्ययन करके मैं सरकार तक ये पहुँचाना चाहता हूँ कि जल जीवन मिशन में जहाँ हर घर में नल पहुँचाने की योजना है, नल तो पहुँच रहा है लेकिन उस नल में जल नहीं है, केवल ठेकेदार, केवल सामान का पैसा और सरकारी खाना पूर्ति ऊपर से नीचे तक, उसमें जो बजट लग रहा है उसमें जल की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जल लगने की नलों की संख्या बढ़ रही है। एक तो इसमें मॉनिटरिंग की जाए, यानी जल होगा तो ही नल में पानी संभव हो गया, बिना जल के नल की संख्या बढ़ाने की, जैसा कि आए दिन आता है इतने घरों में जल पहुंचा दिया, 2024 तक हर घर में नल पहुंचा देंगे। हम नल के बजाय पहले जल की व्यवस्था चाहते हैं। अगर खेत में जल होगा, किसान ने अभी जो बोरिंग लगा रखा है या अपना बोरिंग करवा लेगा, वो जल ले लेगा और अपने खेत, पशुधन और अपने आसपास के खेतीबाड़ी सब्जी के लिए वो व्यवस्था कर लेगा। बालोदर जी, मैं फिर से आपके पास में आऊँगा और फिर हमारे साथ कृषि अनुसंधान से जुड़े हुए काफ़ी छात्र भी मौजूद हैं, उनके पास जाएंगे। आप इस बजट को लेकर चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं और बाकायदा राजस्थान सरकार के मुखिया ने ये कहा भी कि सुझाव आमंत्रित है, अगर सुझाव दिए जाएं तो उनके लिए जो है वो इसका प्रावधान किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात निकलकर कृषि को लेकर सामने आती है, वो सबसे जो बेसिक बात है वो आती है पानी और खाद की, कि फसल के लिए पानी चाहिए, खाद चाहिए और कम से कम पौधे को ग्रो होने के लिए एक अदद पानी की ज़रूरत होती है। जब पौधा बड़ा हो जाता है फिर वो जो अपने आप संभल जाता है।
तो ऐसे में इसका प्रावधान कितना ज़रूरी है और खाद का खास तौर पर? देखिए, खाद और पानी दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हैं पौधों के लिए। पानी की जो सरकार की योजनाएं हैं जिनमें हम वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं डिफरेंट लोकेशन पे, और उन वाटर हार्वेस्टिंग जो फार्म पॉन्ड हम लोग बनाते हैं उनमें प्रायोरिटी से सब्सिडी दे रही है सरकार। मेरी सरकार से एक गुजारिश है कि जो काश्तकार वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड बनाना चाहता है उन सबको सब्सिडी मिले, क्योंकि अपने खेत का पानी अगर अपने खेत में रहेगा ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर किसी काश्तकार के पास कम पानी है, उसने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर या फार्म पॉन्ड बना रखा है, तो अपने कुएं का कुछ पानी उस फार्म पॉन्ड में डाल के और आराम से खेती कर सकता है। दूसरा, हमें ड्रिप इरिगेशन पे जाना ही जाना पड़ेगा, मिनी स्प्रिंकलर पे हम लोगों को जाना ही जाना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत कमी है। उसको देखते हुए सरकार ये जो मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन पे जो सब्सिडी दे रही है, उसमें जितने काश्तकार जिस जिस जोन और जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में लगाना चाहते हैं उन सबको सब्सिडी मिले। एक जो काश्तकार सब्जी ग्रो करना चाहता है उन सबसे को ड्रिप पे ही लगाना पड़ेगा, वो बिना ड्रिप के कोई सब्जी नहीं करें। और दूसरी बात, आपने खाद की देखी होगी ना, इस बार खाद की बहुत किल्लत थी, राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में खाद की किल्लत थी। इसलिए हमारी सरकार को एक राजस्थान में कितने खाद की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसका कहीं ना कहीं स्टॉकिंग करना पड़ेगा। अदरवाइज काश्तकार अगर इस तरह से जिस तरह से इस बार ठगे से महसूस कर रहे हैं वो लोग कि उनको डीएपी के मनमाने पैसे देने पड़े, यूरिया उनको समय पे नहीं मिला, एनपीके उनको समय पे नहीं मिला, इसलिए राज्य सरकार को इन बड़ी कंपनियों के साथ मिलके कोई वेयर हाउसेस का प्रोविजन करना पड़ेगा हमारे राजस्थान के फार्मर्स के लिए, जिसलिए जिनकी डिमांड जब निकले उनकी डिमांड पूरी हो सके। क्योंकि देखिए, दो चीज़ें हैं, खाद बिना पौधा नहीं सरवाइव करेगा। आप देखिए पर्टिकुलरली सीरियल्स में इस सीजन में देखा होगा, गेहूं और जौ ये बिना नाइट्रोजन के नहीं हो सकते। इसलिए इन ऐसी सीरियल क्रॉप्स के लिए खाद समय पे मिलना बहुत ज़रूरी है, और खाद की किल्लत हुई सब्सिडी की वजह से। इस पे सरकार को एक कदम उठाना चाहिए कि हमें कितना खाद राजस्थान में ज़रूरत पड़ेगी, उसका एक कैलकुलेशन निकाल के उसका स्टॉकिंग नॉर्म्स हमें पैदा करना पड़ेगा, जिससे हमारे फार्मर्स जो प्रदेश के फार्मर्स हैं वो खाद के लिए परेशान नहीं हो। जी शेखावत साहब, मैं आपके पास आऊँगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जल है तो फसल है, मिले खाद तो खेत आबाद। शेखावत साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। हमारे निदेशक महोदय अभी बता रहे थे कि खेती के अंदर पौधे को पनपाने के लिए पानी चाहिए, उसको पोषक तत्व चाहिए। तो अभी जो समय चल रहा है उसमें जो स्वास्थ्य के प्रति बहुत ध्यान दिया जा रहा है, चाहे वो किसान का स्वास्थ्य हो, चाहे अन्नदाता जो उत्पादन करता है उसको जो खाने वाले उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बात है। तो हमें खेती के अंदर केवल रसायनों पे निर्भर नहीं रहना है। रसायनों का उपयोग जो खेती के अंदर हम करते हैं वो पहले, जैसे कि हमारी महती योजना है कि हम ज़मीन की जांच कराएं, और ज़मीन की जांच करने के बाद में जो उसमें जिस प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार की फसल को पोषक तत्व चाहिए, उसके अनुरूप हम उसमें पोषक तत्व का हम प्रयोग करें। तो सरकार को चाहिए, सरकार इसमें बहुत प्रयास कर भी रही है कि जगह जगह इस प्रकार की लेबोरेटरी, जगह जगह इस प्रकार की प्रयोगशालाएं बने, मोबाइल प्रयोगशालाएं पहुंचे किसान के खेत तक, ताकि वो ज़मीन की समय समय पे जांच करा सके। इसके अलावा खेत को देने के लिए, मृदा की स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, टिकाऊ खेती के लिए हमें चाहिए अच्छा पोषक तत्व और अच्छा कार्बनिक खाद। तो कार्बनिक खाद आएगा हमारे पशुपालन से। तो सरकार को चाहिए कि हमारी जो भारतीय जो देसी नस्ल है गायों की, उन पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे, और गायों को गोपालन पे विशेष तौर से किसानों को प्रोत्साहित करे, उसके लिए वो कुछ अनुदान दे, ताकि किसान गोपालन कर सके। और उसका जो खाद बनेगा, उस खाद से वो अपनी मृदा को, जब हम वो खाद देंगे तो मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और इस प्रकार के जो
उससे जो उत्पादन होगा उससे खाने वालों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उत्पादन भी अच्छा रहेगा और टिकाऊ खेती तो रहेगी। इसी प्रकार से जो पौध संरक्षण की बात हम कर रहे थे, पौध संरक्षण पे भी चाहे वो भारत सरकार का ध्यान है, चाहे हमारी राजस्थान सरकार का है, सबका यही ध्यान है कि हम रसायनों के इस्तेमाल पे ज़्यादा निर्भर नहीं रहें। तो इसके लिए भी हमारे को गोपालन हमारा एक सहारा बन सकता है। बहुत सारे गो आधारित जो उत्पाद है उनके माध्यम से हम खेती के अंदर लगने वाले कीट और व्याधियों का हम आसानी से निदान कर सकते हैं। तो इसके लिए और भी विभिन्न प्रकार के जो जैव उत्पाद है जिनसे हम खेती के अंदर जो पौध संरक्षण की क्रियाएं करते हैं, उसके लिए सरकार को चाहिए कि जगह जगह इस प्रकार के किसानों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाए और किसानों को इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध की जाए ताकि वो खेती में रसायनों के ऊपर निर्भरता उनकी कम से कम हो जाए। महत्वपूर्ण सुझाव है शेखावत साहब। मैं गुप्ता जी आपके पास एक बार फिर से आऊँगा, चूँकि कृषि बजट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और बहुत सारी उम्मीदें भी जो हैं वो किसानों को इस बजट से हुई है। कितना आप इसमें जो है वो अपेक्षाएं और रखते हैं, कितने और सुझाव ऐसे हैं जो किसानों के हित में साबित होंगे? इस बजट में कृषि अनुसंधान पर राज्य सरकार को विशेष फोकस करना होगा, क्योंकि किसानों की जो उत्पादकता है, राज्य की उत्पादकता है, किसानों की आय बढ़ाने में कृषि अनुसंधान का बहुत महत्व है। तो कृषि अनुसंधान से जुड़े हुए चाहे वो राज्य कृषि विश्वविद्यालय हो या अन्य कृषि विश्वविद्यालय हो, इनको भी हमें मजबूत करना होगा जिससे कि नवीन से नवीन अनुसंधान हो सके। और यह जो नवीन अनुसंधान यदि राज्य कृषि विश्वविद्यालय मजबूत होंगे तो जो नवीन अनुसंधान होंगे वो किसान तक बेहतर तरीके से पहुंच पाएंगे, तो निश्चय ही इससे किसान की आय में स्थायित्व पा सकेंगे। तो मैं तो यही कह पाऊंगा कि इस बजट में अनुसंधान पर विशेष फोकस हो जिससे कि किसान की आय में स्थायित्व पा सकें। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो कृषि शिक्षा को लेकर जो है वो आप कहना चाह रहे हैं। हमारे साथ जो है वो दर्शक दीर्घा के अंदर डॉक्टर उदल सिंह मीणा भी हैं। आप प्रभारी हैं उद्यान विभाग राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान के। उदल जी, अभी गुप्ता साहब ने कृषि शिक्षा को लेकर बात की, कितनी महत्वपूर्ण है कृषि शिक्षा? क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे छात्र बैठे हैं और इन्होंने ऑफ जो है करियर जाके, जो आज के बच्चे करियर अपनाते हैं उसके अलग जाके इन्होंने अपने क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को चुना, यानी कि वो तमाम अपार संभावनाएं ये खोजने में लगे हैं जो हमें देश में कृषि के क्षेत्र में आगे ले जा सके। तो इस बजट में कृषि शिक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। जी देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, राजस्थान में कृषि का बजट जो है पहली बार पेश किया जा रहा है। कृषि शिक्षा के बारे में मैं अगर बात करूं तो पिछले काफ़ी दशकों से कुछ जो नंबर ऑफ़ कॉलेज थे राजस्थान में वो उतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन पिछले 4-5 साल में जो कॉलेजेस की संख्या है वो काफ़ी बढ़ गई है। इसका फ़ायदा हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं स्पेशली वो ही कृषि शिक्षा में ज़्यादा उनका रुझान होता है। तो जो कृषि विद्यालय महाविद्यालय जो खोले गए हैं अलग अलग जगहों पे राज्य के विभिन्न ज़िलों में, उनमें जो बेसिक सुविधाएं हैं वो होना बहुत अति आवश्यक है। और ऐसी मेरी उम्मीद है मुझे कि राज्य सरकार जो आने वाले बजट में इस ओर विशेष ध्यान देगी। देखिए, कृषि शिक्षा जो है एक प्रोफेशनल डिग्री है और प्रोफेशनल डिग्री में क्लासरूम की बजाय हम फील्ड जो होता है, क्योंकि जहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट फील्ड है, जहाँ रिसर्च हो रहा है, वो रिसर्च में बच्चों को ज्ञान देना, प्रैक्टिकली ज्ञान देना या व्यवहारिक ज्ञान देना वो बहुत अति आवश्यक है। तो इसलिए कृषि शिक्षा में अगर हमें छात्रों को अच्छी तरह से पढ़ाना है, उनको पूरा तरह से ज्ञान देना है, तो उनके लिए जहाँ पे भी कॉलेज खुल रहे हैं उसमें रिसर्च फार्म जो है, यहाँ पे छात्र अनुसंधान कर सकते हैं, यहाँ पे सीख सकते हैं और उसके अलावा फिर पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं नए महाविद्यालय में होना अति आवश्यकता है जी। और हमारे साथ इस मंच पर बहुत सारे जो हैं वो कृषि अनुसंधान से जुड़े छात्र भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप में से जो हमारे साथ पैनल एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे किसी तरीके का सवाल पूछना चाहें, क्योंकि कृषि को लेकर आप जो है वो रिसर्च कर रहे हैं। पैनल यहाँ पर मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप किसी तरीके का सवाल इनसे पूछना चाहें, आपकी कोई जिज्ञासा हो खेती को लेकर, अगर आप अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र से आते हैं तो कृषि से जुड़ी समस्याएं भी अलग अलग हैं। मेरा नाम वर्तिका सिंह है और मैं पानी के संरक्षण के जो विशेषज्ञ हैं। आपका सवाल महावीर शास्त्री साहब से। जी सर। तो मैं सर ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि अभी ये सेंट्रल बजट जो आया उसमें इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का आया है कॉन्सेप्ट,
तो सर उससे पानी की समस्या बहुत हद तक सॉर्ट आउट हुई है। केन बेतवा प्रोजेक्ट उसका एक एग्जाम्पल है सर। तो हमारे राजस्थान में क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लाया जा सकता कि ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का करके पानी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके? केंद्र सरकार ने अब तक 14 नदियां उत्तर भारत की और 16 नदियां दक्षिण भारत की ऐसी हैं जिनको इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट से जोड़ा है। और जैसा अभी वर्तिका जी ने बताया, वर्तमान इस बजट में कैन बेतवा दोनों ही नदी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, उनको 221 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 4 जिले उत्तर प्रदेश के और 9 जिले मध्य प्रदेश के 13 जिलों को इससे लाभ मिलने वाला है। इसमें 44,406 करोड़ रुपए का बजट इस योजना को लागू करने और 8 साल का समय दिया है कि उसको पूरा हो। निश्चित रूप से जो बुंदेलखंड का एक बहुत लंबे समय तक सूखा क्षेत्र था उसको लाभ मिलेगा। अब राजस्थान के संदर्भ में देखें तो इसी बजट में शारदा यमुना साबरमती लिंक प्रोजेक्ट की घोषणा की है जो 100,000 करोड़ रुपए का बजट है। ये राजस्थान से होते हुए लिंक प्रोजेक्ट है। इसको शारदा नदी यानी जो हिमालय से निकल करके नेपाल बॉर्डर से होती हुई जाती है, वहाँ नेपाल बॉर्डर से पानीपत के पास यमुना के पास लाया जाएगा और यमुना के जल को शामिल करते हुए चूरू, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और आगे साबरमती नदी में गुजरात में इसको जोड़ा जाएगा। तो राजस्थान का कुछ हिस्सा जरूर इसमें आ रहा है, लेकिन मेरा सुझाव ये रहेगा, मैंने इस बारे में लिखा भी है कि इस प्रोजेक्ट में जो पानीपत से इन्होंने गंगानगर की तरफ मोड़ दिया है उससे एक तो इसकी दूरी पड़ जाएगी, दूसरा राजस्थान नहर पहले से वहाँ विद्यमान है। राजस्थान नहर से वहाँ के गाँव में जर्मन जल योजना के तहत गाँव में पानी पहुँच रहा है। तो इस योजना को जयपुर के पास से पानीपत से सीधा ही अजीतगढ़ एक ऐसा स्थान है जिसका मैंने अध्ययन भी किया, RL 427 यानी रिलेटिव लेवल अपने जयपुर जिले और सीकर जिले का सबसे ऊंचा स्थान है। वहाँ से होकर इसको अगर गुजारा जाए तो जयपुर जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों को बिना लिफ्ट किए पानी मिल सकता है। यानी जमोरामगढ़, बुचारा, जौनपुरा, काड़क, छित्रौली और हिंगोनिया, इन बांधों को स्वतः ही नदियों के माध्यम से, जो कि उस क्षेत्र से नदियाँ निकलती हैं और इस बहाव क्षेत्र के राजस्थान के 4 जिले खास करके जयपुर, सीकर, आपका नागौर जिसमें लूणी नदी जाती है इधर से निकल करके, और टोंक का कुछ हिस्सा, तो राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से को केवल इस एक योजना से जो अभी प्रस्तावित है जिसका काम चल रहा है उससे लाभ मिल सकता है। मैं कुछ और स्टूडेंट्स के पास में भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले उदल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। पानी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करना चाहूँगा। देखिए, पृथ्वी पर वो जल है 71% पानी है, हम सबको पता है जी। उस 71% पानी का भी जो 97% पानी है वो खारा पानी है, समुद्र में है। जो 3% जो जल है वो फ्रेश पानी है, जिसको बोलते हैं हम शुद्ध जल जो बोलते हैं। अब विडम्बना देखिए, जो 3% पानी है उस 3% पानी का भी जो 69% पानी जो है वो बर्फ के रूप में जमा है ग्लेशियर्स में और हिमालय पे और इस तरह से। और उसके अलावा जो 30% पानी है वो 30% पानी है ग्राउंड वाटर जो जमीन के अंदर है। केवल 1% पानी जो है वो हम सतही जल है जिसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, जो हमारे नदियों में है, झरनों में है और झीलों में भरा हुआ है। अब नदियों में और झीलों में जो पानी भरता है वो बरसात के उससे भरता है। एक नेशनल वाटर कमीशन है, केंद्रीय जल आयोग, उसकी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था तो उसकी रिपोर्ट में ये दिया है कि जो एक साल में जो बारिश होती है लगभग वो 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर होती है। और उस 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी में से हम केवल जो संरक्षित कर पाते हैं वो है लगभग 700 बिलियन क्यूबिक मीटर। तो इसका मतलब ये है कि जो बारिश हो रहा है उस बारिश का जो 86% पानी जो है वो वापस समुद्र में चला जाता है। केवल हम 14% के आसपास पानी को संरक्षित कर पाते हैं जी। तो ये जो पानी को जो संरक्षित कर रहे हैं हम, ये 14% को हमें बढ़ाना है ताकि भविष्य में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसको बढ़ाने के लिए जो बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं, जैसे फार्म पॉन्ड योजना है या सरकार की और भी बहुत सारी दूसरी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हमें और उसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं, किसान उसको क्यों नहीं अपना रहे हैं, उसमें थोड़ा सुधार करके और उनको अच्छी तरह से दोबारा से पेश करना है। ऐसी मेरी उम्मीद है ये आने वाले बजट में। कुछ और स्टूडेंट्स के पास जाएंगे, फिर एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।